हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल का लास्ट क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्न में से कौन सा एक जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद, कानपुर नगर, आजमगढ़, गोरखपुर बिल्कुल सही क्रम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, संघ शासित क्षेत्रों में पुरुषों में साक्षरता दर सबसे अधिक है, लक्षद्वीप में। बी ऑप्शन है, राज्यों के अंतर्गत पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता दर मिजोरम में है। सी ऑप्शन है, संघ शासित क्षेत्रों में महिलाओं में साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। डी ऑप्शन है, केरल वह राज्य है जिसमें महिलाओं में साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो ए जो कोड दिए गए हैं तो इसमें 1, 3, 4 सही है। बी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। सी ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 4 सही है और डी ऑप्शन है सभी 4 सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अंतिम आंकड़े आए थे उसमें संघ शासित प्रदेशों में पुरुषों की साक्षरता सर्वाधिक लक्षद्वीप में थी, जिसमें जो परसेंट था वो 95.6% था। ठीक है। जबकि मिजोरम में पुरुषों की साक्षरता 93.135 इसकी परसेंट थी। राज्यों के अंतर्गत पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक सब आप लोग जानते हो लक्षद्वीप में 96.1% और संघ शासित राज्यों में महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप में है, वो है 87.9%। तो ये सब याद रखिएगा। जबकि महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है 92.1%। अगला क्वेश्चन है, बस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? अब ये क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है बिहार में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1106 है। दूसरा ऑप्शन केरल दिया है तो केरल में 1028 है और पश्चिम बंगाल की एक मिनट कुछ गलत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 1028 है और केरल में होते हैं 860 और उत्तर प्रदेश में तो आपको अच्छे से याद रखना 829 जनसंख्या घनत्व। हरियाणा में 573 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती? ए ऑप्शन है संक्षेपण, बी ऑप्शन है अंत स्पंदन, सी ऑप्शन है बाष्पीकरण, डी ऑप्शन है संयोजन। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जल चक्र प्रक्रिया में संयोजन प्रक्रिया नहीं होती है। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पृथ्वी पर उपलब्ध है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे जल चक्र अथवा जल विज्ञानीय चक्र कहते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया 6 भागों में विभाजित होती है: बाष्पीकरण, द्रवण, बर्षण, अंतस्पंदन, अपवाह, संग्रहण। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन है भावनगर, बी ऑप्शन है जामनगर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है पुडुचेरी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो है वो जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी या एनसीएमबी जामनगर गुजरात में अवस्थित है। यह केंद्रीय तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। होमवर्क के रूप में आपको एक क्वेश्चन कर लेना है, बायोडायवर्सिटी डे कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस। आपको 3 डेट देते हैं, इनमें से एक होता है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई। और 22 मार्च को क्या होता है, 22 अप्रैल को क्या होता है, 22 मई को क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ईजी है, तो नहीं बताएंगे तो कल हम आपको वीडियो में बताएंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ए ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, बी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, सी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, डी ऑप्शन 68 डिग्री 7 पूर्व राजस्थान में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु अवस्थित है, जबकि सुदूर पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है। वलय मतलब एक रिंग के रूप में हुई है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। ए ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी, बी ऑप्शन है निम्न हिमालय श्रेणी, सी ऑप्शन है बृहत हिमालय श्रेणी, डी ऑप्शन है धौलाधार श्रेणी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल सकते हैं और अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी जो है बृहत हिमालय श्रेणी है। हिमालय पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से निर्मित वलय पर्वत है। हिमालय प्राचीन तैथिस सागर की विशाल भूद्रोणी में वलय पड़ने के कारण निर्मित हुआ है, जिसकी विभिन्न श्रेणियों का विकास भिन्न भिन्न कालों में हुआ। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है, जबकि निम्न हिमालय, धौलाधार एवं शिवालिक हिमालय पर्वतीय काल में निर्मित श्रेणियां हैं। इनमें से शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, बी ऑप्शन है मैग्नीज के लिए, सी ऑप्शन है सोने के लिए, डी ऑप्शन है यूरेनियम के लिए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंचब्लेंड एवं यूरेनाइट यूरेनियम के मुख्य अयस्क हैं। यह धारवाड़ एवं आर्कियन चट्टानों में पाया जाता है। झारखंड राज्य में सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान यूरेनियम का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। तो ये जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन से राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। जगह कौन सी है? सिंहभूमि एक जगह है, जिला वहां पर है। अगला क्वेश्चन है, भू अवनतियां क्या हैं? ए ऑप्शन है भूपटल के संस्तर में मेहरावी उद्वलन, बी ऑप्शन है भूपटल में प्रमुख संरचनात्मक नतवलन, सी ऑप्शन है भूपटल में वृहद पैमाने पर उभार, डी ऑप्शन है भूपटल के अंदर प्लेट सीमांत का खिसकाव। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भू अवनतियां उथले जलीय भाग होते हैं जो सामान्यतः धरातल से नीचे होती हैं। इनमें तलछटीय जमाव, अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन होता रहता है, जिससे उनकी तली नीचे की ओर धंसती जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम है। ए ऑप्शन है खाड़ी में एक नदी, बी ऑप्शन है एक महासागरीय धारा, सी ऑप्शन है जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, डी ऑप्शन है एक धरातलीय हवा। तो आप सभी लोग जानते हैं गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक धारा होती है महासागरीय। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक धारा है। इस जलधारा का प्रवाह का वेग जो होता है वो 8 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इस धारा का प्रवाह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे हेट्टेरास अंतरिक्ष के ग्रैंड बैंक 45 डिग्री जो वेस्ट देशांतर तक होता है, जहां पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा या रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहा गया है ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। दूसरा कथन कहा गया है यह शक्ति और स्थिरता से बहती है। तीसरा कथन कहा गया है इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। चौथा कथन कहा गया है मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहती है। तो इनमें कौन से कूट सही हैं? तो 1 2 3 तीनों कथन सही हैं। बी ऑप्शन है 2 3 4 कथन सही हैं। सी ऑप्शन है 1 3 4 सही है। डी ऑप्शन है 1 2 4 सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा
2, 3, 4 जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सही कही गई हैं। तो क्या-क्या कहा गया है ये भी समझ लीजिएगा। तूफ़ानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध के 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली अबाध गति वाली पछुआ पवन होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में नहीं चलता क्योंकि यहाँ 40 डिग्री अक्षांश पर स्थल भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक होने के कारण यह वर्षा तीव्र होती है। इसकी दिशा सामान्यतः उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। यह उष्ण प्रदेश की ओर आने के कारण समुद्र को पार करके आने से अपने साथ अत्यधिक नमी लाती है, जिसके कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भारी वर्षा करती है, जिसकी पूर्वी तट अधिकांशतः इससे प्रभावित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 11। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों तथा मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है भावर एवं तराई क्षेत्र, दूसरा आता है पश्चिमी मैदान, तीसरा आता है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथे नंबर पर आता है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, तीसरे 5वें नंबर पर आता है मध्य मैदान, 6वें नंबर पर आता है बुंदेलखंड प्रदेश और 7वें नंबर पर आता है उत्तरी पूर्वी मैदान और 8वें नंबर पर आता है पूर्वी मैदान और 9वें नंबर पर आता है विंध्य प्रदेश। सूची 1 और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर और उद्योग दिए गए हैं पाली फाइबर, उर्वरक, रबर, विष्णुपुर। तो पूछा गया है कि ये जो केंद्र हैं और ये उद्योग हैं कौन-कौन से राज्य में होते हैं। तो आंवला को फूलपुर के नाम से भी जाना जाता है और आंवला उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है। मोदीनगर को रबर के लिए जाना जाता है और बाराबंकी को पाली फाइबर के लिए जाना जाता है और कानपुर एक विस्फोटक के प्रयागराज और यहाँ पे आएगा। कानपुर और इलाहाबाद जो है विस्फोटक के रूप में उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है महोबा, बी ऑप्शन है काम्पिल्य, सी ऑप्शन है मथुरा, डी ऑप्शन है कन्नौज। तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है और इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। प्राचीन काल में कन्नौज को महोदय श्री नगर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगर तथा खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है। कन्नौज के प्रसिद्ध स्थलों में लाख बहोसी पक्षी विहार आता है, सप्त मातृका मंदिर, पंचवती मंदिर, छेमकली मंदिर, हाजी अली दरगाह, जयचंद्र का किला अवशेष आदि देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही है जगह कौन सी है। तो आप ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। नॉलेज पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस आप सभी लोग जानते हो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह होता है यू और इसकी परमाणु संख्या होती है 92। आवर्त सारणी की एक आवर्त अंतवर्ती श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व जो होता है वो यूरेनियम होता है। इसे येलो गोल्ड भी कहा जाता है। इसकी खोज अगर पूछ ली जाए तो 1789 में क्लोप्रोट एवं पिचब्लेंड नामक अयस्क के रूप में की गई थी। 1896 में हेनरी बेकुलर ने इस तत्व में रेडियो एक्टिवता की खोज की थी और यह तत्व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है। तो सारी बातें हमने यूरेनियम से संबंधित बता दी। अब क्वेश्चन आपका आ जाता है रीजनिंग से संबंधित जो कि आयु से संबंधित है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी से 5 वर्ष छोटा है और बी की आयु सी से 3 गुनी है। यदि सी की आयु 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष थी तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी। ऑप्शन दिए 35 वर्ष, 43 वर्ष, 40 वर्ष, 33 वर्ष। तो पहले जो कहा गया है वो लिख लो। ए की आयु आप लिखते जाइए कॉपी पेन पे तो ही आपको समझ में आएगा क्योंकि मेरा
पेज छोटा सा रहता है तो मुझे हटाना पड़ता है। तो ए की आयु जो है बी से 5 वर्ष छोटी है तो -5 कर दो, और बी की आयु सी के 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी कर दी। अब 4 वर्ष पूर्व सी की आयु 10 वर्ष थी, तो 4 साल पहले सी की आयु कितनी थी? 10 वर्ष थी। तो वर्तमान में सी की आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष हो जाएगी। फिर 4 वर्ष पहले 10 वर्ष थी तो 4 साल बाद 14 वर्ष हो जाएगी ना। अब इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है। और फिर बी की आयु फिर से पूछ रहे हैं, तो बी की आयु क्या होगा? 14 वर्ष तो सी की आयु हो गई, फिर बी की आयु 3 है तो 42 वर्ष हो गई। अब ए की आयु इसमें से निकालनी है, तो 42 -5 कर देंगे तो 37 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी होगी? तो 37 में आपको क्या करना है? 6 साल जोड़ देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 वर्ष, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत सरल था एकदम। एक एक बात लिख के बताइए तो आपको समझ में आ गया होगा कि 43 वर्ष कैसे आया है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी आरोही क्रम में है, बी डी वी ई अवरोही क्रम में है। निम्नलिखित में ना कोई आरोही है ना कोई अवरोही है। अब जैसा प्रश्न बोलता है वैसा आप लिखते जाएंगे। रीजनिंग का यही है, जैसा रीजनिंग में बोला जाता है वैसा आप लिखते जाइए, आपका आंसर अपने आप से आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अब प्रश्न अनुसार ए बी सी डी आरोही क्रम में है, तो ए बी सी डी, ठीक है। अब डी वी ई अवरोही क्रम में है, तो डी वी ई, तो समीकरण 1 और 2 लेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा? ई ए बी सी डी, या फिर आ जाएगा ए ई बी सी डी। तो इसमें क्या होता है? डी और बी सी ना तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में है। इस क्वेश्चन को देखने से समझ में आ गया। जब आप अपने पेन पेंसिल लेके जिस तरह मैंने बताया उस तरह से कॉपी पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको कॉपी पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्रीन पे बहुत सही से लिख नहीं आता है, तो इस वजह से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी बी सी जो है, ये एक में भी नहीं आ रहा है, ना तो आरोही में आ रहे हैं ना अवरोही में आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 43 व्यक्ति एक कैंटीन गए जो कोल्ड ड्रिंक, माजा और पेप्सी बेचती है। यदि 18 व्यक्तियों ने केवल माजा लिया और 8 ने केवल पेप्सी ली और 5 ने कुछ भी नहीं लिया, तो इनमें से कितनों ने कोल्ड ड्रिंक और कितनों ने दोनों कोल्ड ड्रिंक ली? ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 21, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 26। वही बात मैं फिर से कहूंगी कि जैसा बोला है वैसा आप एक बार नोट कर लो। व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 43। फिर केवल माजा लेने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 18। केवल पेप्सी जो माजा लिखा तो हम एम लिख दे रही हूँ और पेप्सी में पी लिख दे रही हूँ। पेप्सी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या है 8, ठीक है। दोनों पे नहीं लिए जिन्होंने, वो ना तो उन्होंने माजा लिया और ना ली पेप्सी, तो वो है बच्चे 5, ठीक है। और दोनों पे लेने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पे जैसे 43 व्यक्ति थे तो यहाँ माइनस करेंगे 18 + 8 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 43 - 31, तो आंसर आपका आ जाएगा 12। तो आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 12। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज। आज ये प्रैक्टिस सेट यहीं तक। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। हाँ, मुझे पता है थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन है वो एक चार्ट पे डिस्कस करनी चाहिए। कल से मैं कोशिश करूँगी, एक ब्लैंक पेज लगा लेंगे जिस पे विस्तार से नोट कर दिया करेंगे, जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें। ओके, उसको आप अच्छे से डिस्कस कर लिया करेंगे। इसमें थोड़ा ब्लर भी हो जाता है और सही से लिखने में नहीं आता है। ओके,
तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके कोई सजेशन है जो वीडियो में ऐड ऑन होने चाहिए तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे आपको मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा वीडियो आपको प्रोवाइड होने में जल्दी रहेगी। और कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट रहता है तो सभी के लिए लाभकारी है, इसलिए शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़े और आप जो सीख रहे हैं वो दूसरे भी सीखें और सभी का ज्ञान में बढ़ोतरी हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।